Let's start. I'm sharing the screen. Everyone screen देखना. Okay, so in last class we discussed about some type of finances. We'll complete it once again. Today we are going to complete the whole question paper. ठीक है? जो last time हमने कौन-कौन से question कर लिए थे, we completed all these question too on entrepreneurship and creative response to the society, e-commerce, win-win situation, role of the SIDO, Small Industrial Development Organization. We completed. So today we are going to complete the self-help group and the entrepreneurs association. क्या होता है ये? Entrepreneurs Association of India क्या है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. थोड़ा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बार और बताऊंगी. गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, जो बेसिकली स्कीम्स जो है मैंने क्लास में करवा रखा है ये स्कीम्स, राइट. बट व्हाट आर द वेरियस स्कीम्स उसको मैं करवाऊंगी. एंड व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द पॉलिसी फॉर बोल सकते हैं ना कि सिलेक्टिंग द राइट पॉलिसी फॉर द प्राइस. प्राइस को कैसे सेट करना है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं यहाँ पर जो डिटरमिनेंट्स हैं. इसका मतलब है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. तो वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट. ओके, सो हु इज गोइंग टू टेल मी इन शॉर्ट दैट व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप? Who is going to tell me about it? Raise your hand. Online class as well as offline class. Who is going to tell me about it? What is self-help group and what is the role? What is its role in the entrepreneurship development? Anyone from the online class and offline class? See, self-help group is the concept. It is a part of the microfinance. ये किस चीज का पार्ट है? माइक्रोफाइनेंस का ये पार्ट है. एक्चुअल में जो रूरल एरियाज था, मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया, फिर भी कर रही हूँ क्योंकि क्लास में नहीं हुआ ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसलिए मैं 2 बार इसको करवा रही हूँ. जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये एक्चुअल में कंसेप्ट जो है ये ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश से लिया गया है. ठीक है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश. ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश जो थे उसको जो स्टार्ट किया गया था, तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश जो था, ये जो आइडिया था, इट वाज स्टार्टेड बाय मोहम्मद यूनुस. उनके द्वारा ये शुरू किया गया था ये कंसेप्ट. माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे लोन की सुविधा. हमारे यहाँ जो रूरल इंडिया है उसमें सिचुएशन क्या था कि हमारे यहाँ कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा नहीं था. मतलब बैंकिंग सेक्टर भी थे तो सिर्फ कोऑपरेटिव्स थे, बैंक्स नहीं थी, कोऑपरेटिव्स थे. ठीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि लोगों तक, फार्मर्स तक उनको लोन नहीं मिल पा रहा था. इफ दे want to use some HYV seeds and all for agriculture sector, they are not able to get the loan. उनको लोन की सुविधा नहीं मिल पा रही थी. लोन नहीं था, पैसा नहीं था, क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं था, जिसकी वजह से द पीपल आर इन द मिजरेबल कंडीशन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज. अब इस चीज को दूर करने के लिए, फॉर बेसिकली चेंजिंग द कंसेप्ट ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी, सम विमेन, मतलब कुछ औरतों ने ये इनिशिएटिव लिया. उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप को शुरू किया. सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम ही है कि ऐसा ग्रुप जो खुद को हेल्प करे. तो शुरुआत में उन्होंने यही किया. 5-7 जो विमेन थी वो मिल गई. उन्होंने क्या किया कि पैसे को एक जगह पे कलेक्ट करना शुरू किया और जिसको जरूरत होता था उनको वो क्या करते थे, पैसा दे देते थे एज अ लोन. शुरुआत में यही चीज हुआ. शुरुआत में यही था, खुद की हेल्प करते थे. क्योंकि अगर आपको लोन नहीं मिलेगा तो आप कैसे चीजों को खरीदोगे? क्रॉप्स कैसे खरीदोगे? सीड्स कैसे खरीदोगे? पेस्टिसाइड्स कैसे खरीदोगे? नया टेक्नोलॉजी इरिगेशन के लिए पंप कैसे परचेज करोगे? तो इन सारी चीजों को, प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये विमेन ने ये इनिशिएटिव लिया. स्टार्टिंग में ये कुछ दिनों, कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा. उसके बाद धीरे धीरे सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कंसेप्ट था उसको गवर्नमेंट ने भी ऑथराइजेशन दे दिया. ठीक है, लेकिन अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट फैसिलिटीज ही नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि ये नॉर्मल एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी क्या करता है, मोटिवेट करता है लोगों को. सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ तक कि एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है. किसको? रूरल पीपल को. और क्यों? ताकि वो बैंक से फॉर्मली लोन ले सके.
So they are providing the training programs, they are working for the social welfare, they are working for increasing the concept of the self employment as well. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, इन शॉर्ट में समझ में आया? ज्यादातर सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 से 20 लोग होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं, और ये एक तरीके का इनिशिएटिव है। जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स आए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वैसे ही कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी एक अपना रोल है, खासकर रूरल एरियाज में, वैसे एरियाज में जहाँ पॉवर्टी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, लोगों के पास लोन के लिए कोई कोलेट्रल प्रेजेंट नहीं है, तो फ्री कोलेट्रल फ्री भी ये लोन आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ में जो इनका इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, लो होता है, ठीक है। और यहाँ पर गारंटी के लिए, और एक चीज और है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले अपने तो लोन देते ही देते हैं, साथ साथ में बैंक से भी लोन लोगों को दिलवाते हैं, और गारंटर वो खुद बन जाते हैं, 10-15 जो लोग हैं। समझ में आ रही है बात? तो कहीं ना कहीं कोलेट्रल का सिचुएशन, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर का, बैंकिंग सेक्टर का जो प्रॉब्लम है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने दूर कर दिया है, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग करना, ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, इन शॉर्ट सबको समझ में आ गया? बिहार में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बिहार में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। और चलिए ठीक है, अब हम इसके बारे में लिखना चाहते हो, यू ऑल वांट टू राइट समथिंग इन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, लिखना चाहते हो? बिहार में लगभग 4000 से ज्यादा कॉमर्शियल बैंक के ब्रांचेस है, पता है आप लोगों को? 4000 से ज्यादा कॉमर्शियल बैंक के ब्रांचेस है, बट स्टिल जो रूरल एरिया है ना, वहां पर अभी भी सिचुएशन वर्स है। कोऑपरेटिव बैंक का सिचुएशन इतना वर्स है कि वहां पर एनपीए काफी इंक्रीज हो चुका है। एनपीए पता है क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब होता है कि जो बैंक रिकवरी, जैसे आपको लोन दे दिया 5 लाख रुपए, लेकिन आप वापस नहीं कर पा रहे हो, तो इसको कहते हैं बेसिकली, क्या होता है यहाँ पर आपसे तो पर्सनल लोन के केस में दे आर एबल टू टेक द लोन बाय सेलिंग योर पर्सनल बिलोंगिंग्स। आपने कार लोन लिया, कार ले जाएंगे इफ यू आर नॉट एबल टू पे द लोन। बट इन द केस ऑफ एनपीए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो बैंक से लोन उठाती है, फिर उस पैसे को वापस नहीं कर पाती। जैसे वीडियोकॉन का केस सुना था सबने, वीडियोकॉन स्कैम सबने सुना था। तो दैट इज द सिचुएशन, दैट इज द वर्स्ट सिचुएशन इन बिहार एज वेल, दैट द यहाँ की बैंक्स है ना, दे आर नॉट इन द प्रॉपर सिचुएशन, यहाँ का इंफ्रा बहुत वर्स है, समझ रहे हो? दैट्स व्हाई जो कोऑपरेटिव, तो यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या है, एनपीओ काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, इसलिए अभी भी सिचुएशन जो है ना, नॉट एज सच पार, सिचुएशन अभी भी वर्स है क्रेडिट फैसिलिटीज का। खैर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप पे आ जाते हैं वापस, थोड़ा सा बिहार का सिचुएशन बताया मैंने। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये एक विलेज बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट एसएचजी। एसएचजी इज अ विलेज बेस्ड financial intermediary usually composed of या contain 10 to 20 local women, ठीक है, 10 to 20 local women, 10 to 20 लोकल विमेन का मतलब एक ही लोकल एरिया की जो लेडीज होंगी, औरतें होंगी, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा मतलब बोला जाए तो इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर ग्रुप है इंडिया में। ऐसे तो ये और भी जगह स्टार्ट हो चुके, जैसे बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में सेल्फ हेल्प ग्रुप है, नेपाल में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप के ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। मेंबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें लिखिए, members make small regular savings contribution over a few months. Members make small regular saving contribution over a few months until there is enough capital in the group to begin lending, lending. Members make small regular saving contribution. Members make small regular saving contribution
over a few months until there is enough capital in the group to begin lending. यानी कि कुछ महीने तक सब लोग मिलकर के पैसा जमा करते हैं, इतना हो जाए ताकि सब लोग फिर किसी को लेंड कर सके, यानी किसी को धार में या लोन में पैसा दे सके. ठीक है. जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये एक तरीके से माइक्रो क्रेडिट है. माइक्रो का मतलब छोटा छोटा लोन अमाउंट देना. ठीक है. और ये किस लिए दिया जाता है? बेसिकली स्मॉल लोन, स्मॉल वर्क, जैसे क्रॉप्स लेने के लिए, छोटे मोटे काम शुरू करने के लिए, छोटे मोटे बिजनेस को शुरू करने के लिए. सो दे आर प्रोवाइडिंग द लोन फॉर द स्मॉल नीड्स कह सकते हैं. ठीक है. अब इनका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है और रजिस्टर्ड नहीं भी हो सकता है. मतलब दोनों पोजीशन, दोनों सिचुएशन जो है आपके पास, दोनों बोल सकते हैं फैसिलिटी इज अवेलेबल. यू माइट बी रजिस्टर्ड और यू कैन नॉट बी. दैट इज टोटली अप टू यू. ठीक है. रजिस्ट्रेशन इज अप टू यू. जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन है ना, वो आपका नॉट कंपलसरी. लाइक दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है. लेकिन गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन यानी ऑथराइजेशन देना शुरू कर दिया है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो चुका है. ठीक है. अब नेक्स्ट जो है ये एक तरीके से पुल है, रिसोर्स को पुल करना. पुल करना मतलब समझते हो, मतलब 4-5 लोग मिल करके कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी पुल करते हैं. जैसे पुलिंग कैब करते हो ना, 4-5 लोग शेयर करते हो कैब को, वैसे ये पुल एक तरीके का पुलिंग रिसोर्स है. सब लोग 4-5 लोग मिलकर रिसोर्स को जमा करते हैं. ठीक है. जो यहाँ पर जो वर्क है, मतलब ये जो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, इस पे जो है ना, जैसे बैंक आपको एक टेन्योर देती है, फिक्स टेन्योर, 5 years, 10 years, 20 years, 25 years. यहाँ पर टेन्योर कैन बी एक्सटेंड एज वेल. इफ यू आर नॉट एबल टू पे, दे आर गोइंग टू गिव यू फ्लेक्सिबिलिटी टू इंक्रीज द टेन्योर. ठीक है. मतलब 5 से 7 साल भी कर सकते हो. ठीक है. और इनका जो इंटरेस्ट रेट है बहुत लो है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया. अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के कुछ मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं. कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स हैं? बेसिकली दे आर हियर फॉर हेल्पिंग द पुअर पीपल. इनका मेन मकसद क्या है? पुअर लोगों की मदद करना. सो प्रोवाइड अ कॉस्ट इफेक्टिव, इट प्रोवाइड अ कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू फॉर्मल institution for expanding and reaching out to poor. तो बेसिकली इनका काम क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट प्रोवाइड करना, पुअर लोगों तक पहुंचना. माइक्रो, अगर अपने क्रेडिट नहीं दे पाएंगे तो फॉर्मल वे से भी आपको क्रेडिट वो प्रोवाइड करवाएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप. समझ में आया पहला पॉइंट? सेकेंड पॉइंट, अप्रोच टू फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस. फॉर्मल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या हुआ? बैंक, कमर्शियल बैंक. जैसे मान लीजिए कि हम आरआरबी चले गए, रीजनल रूरल बैंक में हमारा क्या हुआ? लिंक बना लिया सेल्फ हेल्प ग्रुप ने, और मुझे लोन चाहिए तो दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द, बेसिकली वो अप्रोच करेंगे कि आप इनको क्रेडिट दो, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करो. ठीक है. क्या होता है आरआरबी? व्हाट इज आरआरबी? अच्छा, कब स्टैब्लिश हुआ था? 1935, 1982, 1989. कितना स्टैब्लिश हुआ था स्टार्टिंग में? आगे बढ़ते हैं हम लोग. सो बेसिकली ये एक बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है. ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाता है, और साथ साथ स्टार्टअप्स के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इनिशिएट करता है. तो यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट्स एज वेल जो मैंने बताया. ठीक है. एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है, चिल्ड्रन और वुमेन के हेल्थ के ऊपर भी दे आर वर्किंग. सो दे आर वर्किंग फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट और इंफ्रा ऑफ द रूरल एरियाज. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप्स के लिए फंड भी देगा और साथ साथ में ट्रेनिंग भी देता है. ठीक है. गाइडेंस भी देगा, एडवाइस भी देगा, कौन सा इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं ना ट्रेनिंग के लिए, जो सिडबी वगैरह ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसको भी इंप्लीमेंटेशन में एसएचजी हेल्प करता है. So these are the shortcut of self-help group. Let's start with the next question. Next
मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा। चलिए, सो द व्हाट इज EAI, एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है बेसिकली ये एक तरीके का बिजनेस एसोसिएशन है, लेकिन ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसका जो मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये क्या काम करता है, व्हाट दे आर वर्किंग, बेसिकली दे आर क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं एंटरप्राइजेस को एंटरप्रेन्योर्स के साथ। दे आर कनेक्टिंग द एंटरप्राइजेस विद एंटरप्रेन्योर्स। हाउ दैट इज हेल्पफुल, कैसे ये हेल्पफुल है, जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल में बताया था कि एक BNI है जो बिजनेस नेटवर्क है, जिसमें क्या होता है कि आपने अपना बिजनेस शुरू किया, स्टार्टअप शुरू किया, अब आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो यू कैन डू वन थिंग दैट यू कैन ज्वाइन द बिजनेस एसोसिएशन। व्हाट दे विल डू, दे विल बेसिकली वो आपके सबसे पहले वो खुद आपके कंज्यूमर बनेंगे, दूसरे लोगों को भी आपके कंज्यूमर बनाएंगे, माउथ पब्लिसिटी करेंगे। सो इसी तरीके का काम जो है ये एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन ऑफ इंडिया यही काम करता है, ये एंटरप्राइजेस को और एंटरप्रेन्योर्स को कनेक्ट करता है, यानी कि वो क्या करता है, एक तरीके से एक्सप्लोर करने का आपको मौका देगा। आपके मतलब आप क्या कर सकते हो, दूसरे प्रोडक्ट मतलब जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज है वो सेल कर सकते हो थ्रू द एसोसिएशन, एक तरीके से प्रमोशनल भी कर सकते हो, प्रमोशन भी कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट इसका मिशन क्या है, पहला मिशन यही है कि टू प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म, इट इज फॉर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड enterprises to connect socially, not formally but kind of socially, यानी कि यहाँ पर आप लोग मीटिंग्स वगैरह कर सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, बाकी जो दूसरे बिजनेस पर्सन है, एंटरप्राइजेस हैं, यू कैन आस्क देम फॉर योर प्रोडक्ट सर्विस, सेलिंग अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जैसे Amazon प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वैसे ही एसोसिएशन है दैट इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्टिंग द एंटरप्राइजेस एंड एंटरप्रेन्योर्स। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, बिल्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क, बिल्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क। एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क ये क्या करता है, बनाता है, जनरेट करता है, जैसे दिल्ली में भी कम से कम 20-25 एंटरप्रेन्योरशिप के नेटवर्क्स होंगे, बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप के नेटवर्क है, दिल्ली से बिहार तक नेटवर्क आ सकता है, यहाँ से मुंबई तक नेटवर्क हो सकता है। लाइक इन शॉर्ट दे आर इंक्रीजिंग द मार्केट, क्या इंक्रीज कर रहे हैं, एक तरीके से मार्केट इंक्रीज कर रहे हैं, नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, लोगों से जान पहचान बढ़ा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट रहोगे, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस क्या हो सकता है, ग्रो हो सकता है, सेल्स क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। क्लियर हो गया सबको, एवरीवन का प्लेटफॉर्म है जो आपको जोड़ रहा है एंटरप्रेन्योर्स को, एंटरप्राइज को एक्सप्लोर करने का मौका दे रहा है, और साथ साथ में नेटवर्किंग बढ़ा रहा है, जान पहचान लोगों से, दूसरी कंपनी से जान पहचान, एक तरीके से नेटवर्क इंक्रीज कर रहा है। नेटवर्किंग जैसे होता है ना, जैसे नेटवर्क मार्केट होता है, जैसे कैसे होता है कि एक कोई जुड़ा अपने अंडर में, एक कोई और को जुड़वाया, फिर इस तरीके से, सुना है ना, एमवे का यही अप्रोच था, पहले बताया था मैंने, हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग। तो बेसिकली ये एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क को क्या करता है, वास्ट कर रहा है और इंक्रीज करता है। क्लियर है। नेक्स्ट, it also help for sharing the knowledge, it also helpful in sharing the knowledge and to increase the capacity of entrepreneurs, it's help in sharing the knowledge, it helpful in sharing the knowledge and build the capacity या फिर increase the capacity of entrepreneurs। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, नॉलेज की शेयर करने की। अगर आप 4 लोगों से मिलोगे, if you will start talking about your business, maybe it is possible that they are also going to share the basically techniques, बता सकते हैं आपको, इंक्रीज सेल्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये सब बता सकते हैं, नॉलेज बता सकते हैं, मार्केट के बारे में, कस्टमर्स के बारे में। एक तरीके से यहाँ पर एक दूसरे का नॉलेज क्या होगा, ट्रांसफर होगा नेटवर्क के थ्रू। when you will meet with a different business person, you will able to get the knowledge from them and you are also able to share the knowledge with them, राइट। सो शेयरिंग होगा नॉलेज को, और कैपेसिटी क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, यानी कैपेसिटी इंक्रीज होगा किसका, एंटरप्रेन्योर्स का, ठीक है। सो दैट इज मतलब EAI इज हेल्पफुल इन दिस केस आल्सो। क्लियर हो रहा है। ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास क्लियर है बेटा, सबको क्लियर हो रहा है? यस मैम। आगे
बेसिकली इसका वही विजन, यही क्या है इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इसका वर्क मतलब यही है। एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड वगैरह करना, इसका भी यही काम है EAI का। उसके अलावा दे आर ऑल्सो वर्किंग फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉपर इकोसिस्टम। ठीक है, EAI मतलब एक इकोसिस्टम, एक एनवायरनमेंट को बिल्ड करता है जहां एंटरप्रेन्योर्स खुद को ग्रो कर सके। क्लियर हो रही है बात तीनों? क्या बताया मैंने लास्ट में अभी? यहाँ इकोसिस्टम को मैंने किस कंसेप्ट में बताया? सेकेंड स्टूडेंट, नेक्स्ट, व्हाट आर द बेसिकली EAI क्या है, समझ में आया इतना? अब इसका एक नॉर्मल टर्म लिख लीजिए, EAI aims to reach, EAI aims to reach अब EAI सिर्फ ये सारी चीजें तो करता है, और साथ साथ में EAI जो है ना, वो आपके वैसे एरियाज तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहा है जो अभी तक बेसिकली प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं हुआ, रिमोट एरियाज, वैसे जगह पे जहां पर कम्युनिटीज प्रॉपर डेवलप नहीं है। ठीक है, तो उन तक भी ये पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उनकी भी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। तो लिखिए EAI aims to reach the otherwise unreachable and serve the previously undeserved communities throughout our world. EAI aims to reach the otherwise unreachable and serve the previously undeserved communities throughout the world. यानी जो अभी तक बोल सकते हैं कि रीच से बाहर रहा है शुरू से वो कम्युनिटीज, उन तक भी ये पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये एक तरीके से EAI वर्क्स लाइक अ मेंटर, एक मेंटर की तरह ये काम कर रहे हैं, एक लीडर्स की तरह काम कर रहे हैं, प्रैक्टिशनर्स की तरह काम कर रहे हैं, जहां पर आइडिया शेयर करना, नॉलेज शेयर करना, एंटरप्रेन्योर्स का ग्रोथ इनका मकसद है, मोटिव है। ठीक है, अब EAI जो है एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है हमारी कंट्री के लिए, साथ साथ में ये फ्लोरिश करता है किस चीज को, स्टार्टअप्स को फ्लोरिश करता है, यहाँ के लोगों की थिंकिंग को, नॉट स्टार्टअप्स थिंकिंग्स को। और किसको किसको ये बेसिकली चूज करता है, कौन कौन हो सकते हैं, स्टूडेंट्स को जो स्टार्टअप्स शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, विमेन को, जो विमेन स्टार्टअप्स के लिए विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो होती है उनको, साथ साथ में जो स्टार्टअप्स एस्पिरेंट्स हैं, यानी दे आर बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर स्टार्टिंग द स्टार्टअप्स। ठीक है, और साथ साथ में जो यंग यूथ है, तो यहाँ पर दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन दीज ग्रुप्स, इन सब पे वो फोकस कर रहा है कि ये लोग क्या करें, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएं। क्लियर है ना? तो whom they are focusing on women, they are focusing on students, they are focusing on एस्पिरेंट्स, जो आपके स्टार्टअप्स के एस्पिरेंट्स हैं वो, और साथ साथ में यूथ। क्लियर हो रहा है? लास्ट बेंच, ओके। अब एक और चीज की जो EAI का फोकस वही है कि मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, अक्रॉस द नेशन, हर जगह पे हम जाए, नेटवर्क बढ़ाएं, वर्ल्ड में, थ्रू आउट वर्ल्ड की भी यहाँ बात करें, सिर्फ इंडिया नहीं, थ्रू आउट वर्ल्ड हम नेटवर्किंग बढ़ाएं, लोगों से मिले, बिजनेस पर्सन से मिले, नॉलेज ले। ये EAI एक तरीके का मेंटरशिप, मतलब कहते हैं ना कि प्लेटफॉर्म है, आपको मिलवाने का काम करेगा। जैसे ओला कैसा है, कैब सर्विस प्रोवाइड करने का प्लेटफॉर्म है, वैसे ही ये एक एंटरप्रेन्योर्स बनाने का, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का, मेंटर्स की तरह वर्क करेगा, लीडर्स की तरह दे आर वर्किंग। ठीक है, फोकस किस पे है, यूथ पे, विमेन वगैरह पे। ठीक है, उनको ये इन्फ्लुएंस करता है। ये जो एसोसिएशन है, ये इसमें मतलब फंडिंग ऑप्शंस भी आपको प्रोवाइड होगा। जब आप स्टार्टअप शुरू करना चाहेंगे तो दे विल आल्सो गोइंग टू गिव यू द ऑप्शंस फॉर फंडिंग का ऑप्शन मिलेगा। मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए भी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगा। अपडेटेड टेक्नोलॉजी, जो ट्रेंड्स वगैरह है उनके लिए भी दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, साथ साथ में आपको ये बोल सकते हैं कि जो एक्सपोजर है, मतलब ग्लोबल मार्केट का, ये सब कुछ में आपको प्रोवाइड करेगा।
तो अगर इनको हम शॉर्टकट में समझे EAI को, तो EAI एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, और ये जो है बेसिकली NPO है, और इसमें मेन ये प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, एंटरप्रेन्योर्स को, एंटरप्राइजेस को कनेक्ट करता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, नॉट इवन इन इंडिया। दे आर बेसिकली वर्किंग फॉर मतलब नेटवर्क के लिए, मतलब इंक्रीज कर रहा है नेटवर्क, ठीक है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दे रहा है किसको, एंटरप्रेन्योर्स को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को मोटिवेट कर रहा है, यूथ पे फोकस कर रहा है, वुमेन पे फोकस कर रहा है, स्टूडेंट पे फोकस कर रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह, मेंटर्स, लीडरशिप की तरह काम कर रहा है, और साथ साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है अबाउट द मार्केट्स, अबाउट द ग्लोबल ट्रेंड्स, अबाउट द पोटेंशियल कस्टमर, अबाउट द शिफ्टमेंट ऑफ द डिमांड, ईच एंड एवरीथिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केट। मतलब एक तरीके से इन शॉर्ट ये आपका एक क्या है, एक तरीके का आपके लिए ऑप्शन है ये, ठीक है। जब आप कभी एंटरप्रेन्योर बनोगे, स्टार्टअप शुरू करोगे, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस EAI। आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ EAI। इट इज अ वर्क, इट इज एन एसोसिएशन। क्लियर हो गया सबको EAI क्या है? EAI क्या है, सबको क्लियर हो गया? एवरीवन ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, ठीक है ठीक है। EAI क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास क्लियर है बेटा? EAI क्या है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मैं इसीलिए नहीं करा रही हूँ, बस अभी मतलब थोड़ी देर के लिए बस इसको रोका हुआ है मैंने, क्योंकि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है हमने कभी क्लास में नहीं किया, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6th वाले क्वेश्चन में तो हम कर सकते हैं ना कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है, सिडबी, नाबार्ड के अंडर में कौन कौन सी स्कीम है, वो तो कर लेंगे आई गेस, ठीक है। तो 7th नंबर जो क्वेश्चन है, हाउ कैन अ बिजनेस डिटरमाइन द राइट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट and in the essence explain all the determinants of pricing a product for a small organization। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले बताऊंगी, इट इज अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग, ठीक है। एंड प्राइस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस? प्राइस क्या होता है? दैट इज द वैल्यू विच अ कंपनी इज टेकिंग फॉर गिविंग और सेलिंग द प्रोडक्ट। प्राइस मतलब मूल्य, यानी कि जैसे मान लो कि ये बॉटल मुझे खरीदना है, तो आई एम पेइंग 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, सो इट इज अ प्राइस ऑफ दिस बॉटल, इसको बोलते हैं प्राइस। ये क्या कहलाएगा? प्राइस। नेक्स्ट, लेकिन व्हाई यू आर गोइंग टू पे प्राइस? बिकॉज ऑफ इट इज रिलेटेड विद द यूटिलिटी, यानी आपका इसका यूज है, नीड है, सो दैट्स व्हाई वी आर बेसिकली गिविंग द प्राइस। पैसा पे कर, एक चार्ज है, एक अमाउंट है जो कंपनी आपसे ले रही है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, सर्विस को सेल करने के लिए। क्लियर हो गया? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइसिंग? प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी कैसे अपने प्राइस को फिक्स करेगी। अब प्राइस को फिक्स कैसे कैसे करता है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं और बहुत सारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज भी है, ठीक है। प्राइस को हम फिक्स करेंगे जैसे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि आपने इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा लगाया। डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, मार्केट में डिमांड कितना है, अगर आपके प्रोडक्ट का डिमांड हाई है, यू कैन पुट द हाई प्राइस। व्हेन यू स्टार्टेड, मतलब जब आप मार्केट में एंटर करते हो, तो उस समय आप अपने प्राइस को स्कीमिंग भी रख सकते हो, यानी हाई प्राइस, या पेनिट्रेटिंग प्राइस यानी लो प्राइस। क्लियर हो गई बात? स्टार्टिंग में कुछ ऐसी कंपनीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वाली कंपनी ज्यादातर स्कीमिंग प्राइस यूज करती है, इसलिए कभी भी नया कोई मॉडल आता है टेक्नोलॉजी का, तो इन दैट केस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज हाई। टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की बात करें, लेकिन इन सो मेनी केसेस, बहुत सारे केसेस में हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग भी देखते हैं, यानी कि प्राइस जो होता है लो होता है इनिशियल स्टेज में। अब इनके अलग अलग मकसद है, इनके मकसद क्या है? अलग अलग। स्कीमिंग प्राइसिंग इसीलिए बेसिकली हाई रहता है स्टार्टिंग में, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है आपके जैसा प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में नहीं है, यानी यू आर द फर्स्ट कमर एंड आप सर्व करो सबसे पहले। क्लियर हो रही है बात? तो इसीलिए आप प्राइस हाई भी रखिएगा तो भी कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। आपका मेन मकसद होता है कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है ना, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया ना, आप वो सारा चीज वापस ले लो, कस्टमर से आप ले लो, जल्दी से जल्दी रेवेन्यू कमाओ, ये होता है स्कीमिंग प्राइसिंग। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग में क्या स्कीम होता है? यहाँ पर सिचुएशन होगा कि आप चाहते हो कि आपकी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बने। व्हाट डू यू वांट? यू वांट मोर एंड मोर कस्टमर्स।
सस्ता रखोगे तो ज्यादा कस्टमर रहेंगे, क्वालिटी अच्छा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। कस्टमर बेस बनाने के लिए, मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मे बी यू विल यूज द पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। इसके अलावा और भी बहुत तरीके की प्राइसिंग है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, यू आर टेकिंग द डिफरेंट प्राइस एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, so there are multiple options and strategies for the pricing, but let's move toward that कि what are the basically what is the right price of the product, किस तरीके से प्रोडक्ट का right price set कर सकते हो, तो इसको देखते हैं। Okay, let's start with the basically price से हम शुरू करते हैं। The setting the price is one of the crucial decision for any company, because as we all know that आप लोगों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट में पढ़ा भी होगा कि 4 P's में से एक ही प्राइस, एक P होता है, सेकंड P है, और यही एक ऐसा डिसीजन है जहां पर पैसे आने हैं और बाकी तीनों P से पैसे जाने हैं, ठीक है। सो प्राइस ऐसा रखना चाहिए कि जितना आपने कॉस्ट इनकर किया है, यानी उस प्रोडक्ट को बनाने के अलावा आपने जितने भी एक्सपेंसेस किए वो सारे के सारे कवर हो जाए। मान लो कि मुझे चश्मा बनाने में अगर मान लो 500 रुपए लगेगा, तो मैं कभी भी इसको 200 रुपए में सेल नहीं करूंगी, राइट? वाई? बिकॉज इसका कॉस्ट ही 500 है, तब जब भी रखूंगी इसके ऊपर एक्स्ट्रा ही चार्ज करूंगी, एक्स्ट्रा ही चार्ज लगाऊंगी, एक्स्ट्रा ही अमाउंट पुट करूंगी, राइट? तो यहाँ पर किस तरीके से प्राइसेस को रखना है वो उसको हम देखते हैं। हाउ वी कैन पुट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। चले गए, देखो बाकी लिखो, ठीक है। तो सम बेसिक रूल्स ऑफ द प्राइसिंग आर, बेसिक रूल्स प्राइसिंग के क्या होने चाहिए, स्टार्टिंग में लिखो ऑल प्राइस मस्ट कवर कॉस्ट, लिखिए ऑल प्राइस मस्ट कवर कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ऑल प्राइस मस्ट कवर कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स, ऑल प्राइस मस्ट कवर कॉस्ट एंड प्रॉफिट, यानी सारे जो भी प्रोडक्ट आप जो भी सेल कर रहे हो उसमें प्रॉफिट भी होना चाहिए और कॉस्ट भी होना चाहिए, पूरा कवर कर लो, रूल है ये प्राइस। सेकेंड लिखिए द मोस्ट इफेक्टिव वे टू लोअर प्राइस, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंक्रीज द कंज्यूमर्स होना चाहिए, पता नहीं क्यों लिखा है ये, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू लोअर प्राइस, मोर इफेक्टिव वे टू लोअर प्राइस इज टू लोअर कॉस्ट। अब यहाँ पर ये टर्म समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझाऊंगी। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू लोअर प्राइस इज टू लोअर कॉस्ट, यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट का प्राइस लो करना है ना, तो यू हैव टू इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिक्रीजिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। यानी कि अगर मान लो, इसको थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में समझो, ये मैं अगर मान लो 20 एक दिन में बना रही हूँ, 20 एक दिन में बना रही हूँ, और ये किसका वैल्यू क्या है 500, तो कितना हुआ इसका वैल्यू 10,000 रुपए हुआ, 10,000 रुपीज हुआ, मतलब एक दिन में मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ 10,000 रुपए का, और मैं सेल करने के बाद आई एम अर्निंग मान लो कि 12,000 रुपीज, ठीक है, या फिर 15,000 मान लो। तो इसको अगर मैं इस प्रोडक्ट का मैं बताऊं तो इसका जो प्रॉपर सेल 20 आउट ऑफ 20 हो गया, तब तो चलो ठीक है, आपको प्रॉफिट पूरा मिल गया। लेकिन क्या पता इसका डिमांड ना हो ज्यादा, 10 ही प्रोडक्ट सेल हो, 5 ही प्रोडक्ट सेल हो महीने में। अब आप अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को क्या कर सकते हो, प्राइस को लो कर सकते हो, लेकिन मार्जिन ही नहीं बनेगा, क्योंकि 500 रुपए का तो प्रोडक्ट ही है, तो आप कितना भी इसमें मार्जिन तो रखोगे ही ना। 500 रुपए बनाने का कॉस्ट है, उसके अलावा और भी तो कॉस्ट होंगे, वेरिएबल कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है आपका, फिर बीच में रिटेलर्स के मार्जिन होते हैं। तो यहाँ पर आप जो है प्रोडक्ट को इतना सेट अगर लो प्राइस में करना चाह रहे हो, तो इसका सबसे पहला इनिशियल कॉस्ट, यानी कि इसका जो मेकिंग कॉस्ट, यानी इसको प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, उसी को क्या करना है, हमें लो करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट रिव्यू प्राइस फ्रीक्वेंटली, रिव्यू प्राइस फ्रीक्वेंटली, थर्ड पॉइंट रिव्यू प्राइस फ्रीक्वेंटली टू assure that they reflect dynamics of cost, market demand. Review price frequently to assure that they reflect the dynamics of cost, market demand, एक मिनट पीयूष, market demand, response to the competition and profit objectives. Review prices frequently to assure
that they reflect the dynamics of cost, market demand, response to competition, price objective. Second point जो है, that is the most effective way to lower price is to lower cost यानी lower price रखना है ना, तो lower cost करो, पहले कम cost करो. क्लियर हो गया एवरीवन? नाउ ये जो थर्ड पॉइंट है इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. प्राइस को हमेशा रिव्यू करो, यानी अगर आपने इसका 500 रुपए प्राइस चार्ज कर लिया है तो इसको आप हमेशा रिव्यू करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो 500 रुपए वर्क करे. क्या पता आपका डिमांड तब भी हाई ना हो, तो आप मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कितना प्राइस सेट कर रहे हैं उसके हिसाब से, मार्केट डिमांड के हिसाब से, मार्केट की स्ट्रक्चर चेंज के हिसाब से, कस्टमर का टेस्ट चेंज होने के हिसाब से, डायनेमिक का मतलब जो चीज बदलाव आता रहता है, जो इस हिसाब से हमें प्राइस को रिव्यू करते रहना चाहिए, यानी प्राइस को बदलते रहना चाहिए, लिटिल बिट चेंजेस करते रहना चाहिए. क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, price must be established to assure sales. Price must be established to assure sales. इसका मतलब क्या है कि प्राइस ऐसा सेट करो कि सेल हो आपके प्रोडक्ट का. ऐसा मत सेट कर देना जो अनरियलिस्टिक प्राइस है. अब इस बॉटल का रेट में 500 रुपए फिक्स करूंगी तो कोई लेगा? नहीं लेगा, बिकॉज इट इज नॉट वर्थ, है ना. तो जितना वर्थ हो आपके प्रोडक्ट का और सर्विस का, उसी हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस भी ऐसे ही सेट करो, नहीं तो क्या होगा, सेल होगा ही नहीं. तो प्राइस शुड बी इन दैट वे, यू हैव टू सेट दैट इट विल हेल्प टू इंक्रीज द सेल्स, और कम से कम सेल्स हो. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज? लिखिए क्या क्या टाइप के प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है. cost plus pricing, demand based pricing, cost based pricing, cost plus pricing, cost based method pricing सब सेम है. cost plus pricing, demand based pricing, competition based pricing, फिर price discrimination. ठीक है. अब ऐसे तो बहुत सारे वैल्यू चेन प्राइसिंग है, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग है, बट प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग. अभी अराउंड 19 टाइप की प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है, तो वी कैन नॉट कंप्लीट इट इन वन गो. सो मैं बता दूं बस शॉर्टकट में. अब एक टॉपिक इसी में बचा हुआ है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस को इफेक्ट करते हैं. इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं. तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्ली पूरा कंप्लीट करेंगे, और जो गवर्नमेंट स्कीम्स वाला है वो भी कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट क्लास इज द एमसीक्यूज क्लास. नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू की क्वेश्चंस भी मैं रेज करूंगी, आप लोग को आंसर देना है. क्लियर हो गया सबको एवरीवन? ऑनलाइन क्लास Yes, ma'am. ठीक है. तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. ये सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास on Saturday.